नमस्कार दोस्तों, दयामन जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 7 है जल संसाधन और जल संरक्षण। जल संसाधन और जल संरक्षण आज का हमारा टॉपिक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव है किसके कारण? जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। बाकी के जो ग्रह है सौरमंडल के, उस पर किसी पर भी जल नहीं है, इसलिए वहां पर जीवन संभव नहीं है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। पानी का जो उपयोग है वो पेयजल के लिए काम में लिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा दैनिक घरेलू कार्य है, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में पेयजल, इसका जल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है और ये सत्य है कि जल को बचाया जा सकता है, जल को बनाया नहीं जा सकता। जल को बनाया नहीं जा सकता, जल को बचाया जा सकता है, इसलिए जल को बचाया जाना चाहिए। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के समस्त स्रोत, जहाँ से हम पानी मिलता है, जहाँ से हमें जल मिलता है, वो सभी जल के स्रोत जो है वो जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में क्या है? झीलें, नदियाँ, उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। राजस्थान के प्रमुख जल स्रोत क्या है? झील है, नदियाँ हैं, बांध, नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों और अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। राजस्थान के जल संसाधनों का और अपवाह तंत्र का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र क्या होता है? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रणाली कहते हैं। धरातल का जो बनावट है, भूगर्भीय जो संरचना है, उसके आधार पर कोई भी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसका जो अपवाह है, उसका जो पानी का जो प्रवाह है, उन सबको मिलाकर के क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। दो अपवाह तंत्र के बीच, यानी दो अपवाह तंत्र है, दो नदियां, उनकी सहायक नदियां हैं, उनके बीच का जो उच्च भूमि है, उच्च भूमि है, इसका मतलब है वहां पर पानी नहीं आएगा। तो उच्च भूमि है वो क्या करती है? वो जल विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, जल विभाजक की रेखा के रूप में कार्य करती है। वो जल का विभाजन करती है, जैसे अरावली पर्वतमाला, जैसे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला। तो राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला क्या है? जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। पश्चिम और पूर्व के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। अब देखते हैं छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उसे सहायक नदियां कहा जाता है। छोटी छोटी जो नदियां होती हैं वो अपना पानी बड़ी नदी में जाकर के मिला देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में उसको बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं राजस्थान के 3 अपवाह तंत्र? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। अब बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, इससे तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इससे तात्पर्य ये है कि हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं, जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, यानी कि खुद बंगाल की खाड़ी तक नहीं जाती है, लेकिन किसी नदी के माध्यम से दूसरी नदी में जाकर के मिल जाती है, और उनका पानी कहाँ पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो ऐसी नदियाँ जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, वो नदियाँ क्या कहलाती हैं? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा है, वो नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाती हैं। अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र वो नदियां हैं जिनका पानी अरब सागर में जाकर के गिरता है। वे नदियां जो अपना पानी अरब सागर में ले जाकर के डालती हैं, अरब सागर में उनका पानी जाता है, वो अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाता है। तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां वो नदियां हैं जो
किसी भी सागर महासागर में उनका पानी नहीं जाता है, बल्कि रेत में ही यानी रास्ते में ही उनका पानी विलीन हो जाता है, समुद्र तक उनका पानी नहीं पहुंचता है और बीच में ही जमीन में उनका पानी विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है उनका। उसे कहते हैं आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां। ठीक है, अब देखिए बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिलती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में और गंगा अंततः बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। अब राजस्थान की जो नदियां हैं कौन कौन सी है? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है आदि जो नदियां हैं वो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती हैं, उनका पानी जाकर के मिलता है चंबल नदी में और चंबल नदी जाकर के प्रवाहित होती है यमुना नदी में और यमुना नदी जाकर के मिलती है गंगा नदी में और गंगा नदी का पानी कहाँ पर जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाता है, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहा जाता है। अरावली पर्वत से पश्चिम भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदी माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास और इनकी सहायक नदियों के अरब सागर का अपवा तंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये जो नदियां हैं वो अपना पानी कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर में ले जाती हैं। आंतरिक अपवा तंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक नहीं पहुंचकर स्थल भाग में विलुप्त हो जाए, किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र वाली नदी कहते हैं। ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक नहीं पहुंचती है बल्कि स्थल में विलुप्त हो जाती है या किसी झील में गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अपवा तंत्र की नदी उसको कहा जाता है। आंतरिक अपवा तंत्र की नदियों के उदाहरण हैं घग्गर, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण। राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली है राजस्थान की नदी चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत कहां है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष बहने वाली नदी है। चंबल नदी ऐसी है जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है, नित्यवाही नदी है, वर्ष भर ये नदी बहती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में बहसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? बहसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि हैं और राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन अपने कौन से बनते हैं चंबल नदी से? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होता है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो वर्ष भर बहती है कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ के बहसरोडगढ़ में। और कौन कौन से जिलों में नदी बहती है? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में। और चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। और चंबल की सहायक नदियां कौन सी है? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। और कोटा जिसको औद्योगिक नगरी कहा जाता है, कोटा क्या है? औद्योगिक नगरी है। और कोटा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कोटा दोस्तों बसा हुआ है चंबल नदी के किनारे। अगली नदी है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों से बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। ये एक मौसमी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि हैं। तो बनास नदी जो है उसमें मुख्य मुख्य क्वेश्चन कौन से बनेंगे अपने? बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से और यह नदी राजसमंद, उसके बाद में चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर के निकट सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक एक स्थान है
वहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। और ये एक मौसमी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पिछले हमने पढ़ा था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। अब क्या है, कई स्टूडेंट की समझ में नहीं आता कि पूर्णतः बहने वाली राजस्थान में बहने वाली में क्या अंतर है। तो चंबल नदी का है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अब राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन इसका जो बहाव क्षेत्र है वो पूरा राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश से आते हैं, फिर उसके बाद में राजस्थान में, फिर यूपी में, फिर उसमें यमुना में मिल जाती है। तो इसका पूरा जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान नहीं है, बाकी अदर राज्यों में भी है, अदर स्टेट में भी है। जबकि बनास नदी का जो उद्गम है और जहाँ पर ये विलीन होती है, पूरा इसका जो बहाव क्षेत्र है वो पूरा का पूरा राजस्थान में है। इसलिए इसको कहा जाता है कि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी की लंबाई कितनी है, बनास नदी की दोस्तों 480 किलोमीटर लंबाई है। और टोंक, सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे बसे। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मिनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आदि बनास की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी, लूनी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। और बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में है जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो लूनी नदी है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और सरस्वती, सागरमती नामक दो धाराएं हैं, उसके मिलने से इसका उद्गम होता है। और कौन कौन से जिलों में बहती है लूनी नदी, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिले में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक, ये ध्यान में रखना आपको, बाड़मेर के बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद में इसका जल खारा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल बालोतरा तक मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, लूनी नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट नदी अपनी माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम और जाखम। माही नदी जो है उसका उद्गम स्थल होता है विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में। और यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती है, उसके बाद में खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है सोम और जाखम। ठीक है, सोम और जाखम किसकी सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है। और माही नदी जो है दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटती है और इस पर माही बजा सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा में माही बजा सागर इस नदी पर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट नदी अपनी बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। बाणगंगा नदी, बाणगंगा नदी है दोस्तों वो जयपुर जिले में अरावली की बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और उसके बाद में यह नदी जो है घना पक्षी विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, यहाँ पर यह नम भूमि का निर्माण करती है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर भूमि में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। घग्गर नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश में हिमालय जो पर्वत है उसकी शिवालिक पहाड़ियों से होता है और हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। और इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है।
प्राचीन जो सरस्वती नदी थी उसका अवशेष किसको माना जाता है? घग्गर नदी को इसका अवशेष माना जाता है। यह दोस्तों राजस्थान का अपवाह तंत्र का नक्शा है। कौन कौन सी नदियां हैं? लूनी नदी, ये लूनी नदी है, लूनी नदी, ये मोरेल नदी, बाणगंगा नदी, पार्वती नदी, जयसमंद झील है, माही नदी है, बनास नदी है। ये सारी नदियों का इसमें नक्शे में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब आता है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है उनमें उनसे विद्युत का उत्पादन होता है, सिंचाई के लिए पानी मिलता है, पेयजल के लिए पानी मिलता है, वृक्षारोपण के लिए पानी मिलता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, मृदा अपरदन रुकता है, पर्यटन भी होता है, कई उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी को महत्व देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहा है। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना क्या है? यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह ध्यान में रखना आपको। चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए। चंबल परियोजना में कुल कितने बांध बनाए गए? 4 बांध बनाए गए। किन किन राज्यों की है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इनमें कौन कौन से बांध है? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। उसके बाद में राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। चंबल परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 4 बांध इस पर बनाए गए हैं, जिसमें से गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, और चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में 2 बांध है, जवाहर सागर और कोटा बैराज। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। माही बजाज सागर परियोजना है वो बांसवाड़ा में है। कौन सी जिले में है? बांसवाड़ा में है। और कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। और यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित योजना है। माही बजाज सागर परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है, और इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। नेक्स्ट है बिशलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के अजमेर, जयपुर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। बिशलपुर परियोजना जो है इसका निर्माण बिशलपुर गांव के पास में किया गया, टोंक में। कौन सी जगह है? टोंक में, ध्यान में रखना। और बनास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और इस परियोजना से जयपुर, अजमेर और टोंक को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। पेयजल की आपूर्ति इनको होती है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर और जालौर जिलों में सिंचाई, पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है, गुजरात की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। ठीक है, इसका निर्माण जो है वो नर्मदा नदी पर किया गया है गुजरात में, और इस परियोजना से राजस्थान के 2 जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, बाड़मेर और जालौर जिलों को। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। जवाई परियोजना कौन सी जगह है? पाली जिले में। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना है। सोम कमला अंबा परियोजना कहाँ पर है? सोम कमला अंबा डूंगरपुर में है। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। इसके नाम से ही पता चलता है। उदयपुर में मानसी वाक्कल है। मानसी वाक्कल कहाँ पर है? उदयपुर में है।
जाखम परियोजना कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन। जिले कौन कौन से? राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ी, जोड़, टाके, खड़ी आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली का विकास किया गया। उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रस सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि जिलों का समय समय पर निर्माण करवाया और नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इसे वर्षा ऋतु में जल के एक के बाद एक दूसरी जिलों में स्थानांतरित हो जाता है। सभी जिलों के कारण उदयपुर को जिलों का नगर कहा जाता है, जिलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर करवाया। ठीक है, जयसमंद झील है तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने करवाया था। 1687 से 1691 तक गोमती नदी पर इसका निर्माण करवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर और धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, जो कि क्या है? एक धार्मिक महत्व की झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? माउंट आबू में है नक्की झील। राजसमंद झील में राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। कौन सी झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है? राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। जोधपुर में बालसमंद झील है, कायलाना, उमेद सागर है। 3 जिले हैं जोधपुर में, बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर। जैसलमेर में गढ़ीसर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, बीकानेर में कोलायत है, अलवर में सिलीसेड आदि अन्य कई जिले राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांबर झील है। बाड़मेर में पंचभद्रा, नागौर में डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारी पानी की प्रमुख झीलें हैं। तो राजस्थान में मीठे पानी की झीलें भी पाई जाती है और खारे पानी की झीलें भी राजस्थान में पाई जाती हैं। यह मेवाड़ के राणा महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलों का नक्शा यहाँ पर दिया हुआ है। उदयपुर की झीलें हैं और इन सभी झीलों को आपस में जोड़ा गया है ताकि बरसात के समय में सभी झीलों में पानी स्थानांतरित हो जाता है। जल संरक्षण। जल संरक्षण तो दोस्तों मैंने पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि जल जो है उसको बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, लेकिन जल को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, और विशेषकर राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, क्योंकि राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है। तो जल को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। जल को संरक्षण करना हमें चाहिए। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए, जलाशयों को गंदा नहीं करना चाहिए, पेयजल स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्न से जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही। जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है, ज़्यादा जल उपलब्ध है, उस क्षेत्र से जल को स्थानांतरित करना चाहिए और जहाँ पर जल कम है वहाँ पर उसको भेजा जाना चाहिए स्थानांतरित करके। वर्तमान में रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक बहुत प्रचलित है। जल संचयन के लिए रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग 2 तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में घर की छत, अब रूफ टॉप क्या है? रूफ टॉप में क्या होता है? घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। रूफ टॉप जल संचयन विधि में क्या होता है? ज़्यादातर मारवाड़ में आपको देखने को मिलता है कि बरसात के समय जो घर के छत का पानी है वो नीचे टाका बना होता है, उस कुआं या फिर वो टाका बना होता है, उसमें एकत्रित किया जाता है, फिर उसको साल भर यूज में लिया जाता है। तो यह है रूफ टॉप जल संचयन। और वाटर हार्वेस्टिंग जो तकनीक है उसमें क्या है कि जो व्यर्थ जल बहता है उसको क्या होना चाहिए? उसको भूमिगत किया जाता है, जल को जमीन के अंदर भेज दिया जाता है। यदि जितनी भी बरसात होती है
तो सड़कों में गलियों में पूरा पानी व्यर्थ जाता है। उस पानी को यदि वाटर हार्वेस्टिंग कर दिया जाए, भूमिगत उसको डाल दिया जाए, तो जल स्तर ऑटोमेटिक जल स्तर बढ़ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टाँका, खड़ीन, जोड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इस तकनीक को वर्ग स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था अपना हमारा राजस्थान कक्षा 6 का लेसन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, जो कि टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।